की मईशत के हवाले से ना हमारे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और दूसरी बुरी खबर है। सबसे पहले इशाल अच्छी खबर शेयर कर लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि मुल्की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि अप्रैल में पाकिस्तानी बरामदात तकरीबन 2 अरब 19 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं। हाँ जी, और अपनी ट्वीट में ही मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने बताया कि 2011 के बाद ये पहली बार हुआ है कि 7 माह लगातार हर माह बरामदात 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं। और गुज़श्ता साल की बात कर ली जाए, इसी अरसे के मुकाबले में जो बरामदात हैं उनमें 129% का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। और मुशीर तिजारत ने साथ ये भी लिखा है कि गुज़श्ता माली साल के 10 माह में बरामदात 18 अरब 40 करोड़ डॉलर थीं। जी हाँ, जबकि जुलाई ता अप्रैल उन्होंने बताया कि 2021 में बरामदात 13% इजाफे के साथ 20 अरब 87 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही हैं। बुरी खबर भी आपको बता देते हैं मेरे ख्याल में कि मुल्क में महंगाई 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। 12 माह के वक्फे के बाद महंगाई की शरह दोबारा दोहरे हिस्सों तक जा पहुँची है। हाँ जी, और ये अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। इस महीने के दौरान महंगाई 11.1% की सतह तक पहुँची है, जो मार्च के दौरान 9.1% रिकॉर्ड की गई थी। और अप्रैल के वस्त से रमज़ान का आगाज़ हो गया था, इसलिए सब्जियों, फलों, चिकन, तेल, जो भी आपके चीज़ आप सोच सकते हैं कि आपको ज़रूरत होगी वो महंगी हुई है, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा इजाफा है वो पंजाब में हुआ है, उसके बाद सिंध में, फिर बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में देखा गया। इसी ऑर्डर के साथ जो है ना वो देखा गया। इसी सारी सूरत हाल पर इन दोनों खबरों के हवाले नुमाई हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कोरोना सूरत हाल के बावजूद मुसलसल 7वें माह 2 अरब डॉलर से ज़ायद की एक्सपोर्ट की हमारी मईशत के लिए कितनी अहमियत है, कितनी अच्छी बात है? देखिए, बरामदात पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई आम है, लेकिन जब हम ये कहें कि हमारी बरामदात बढ़ गई हैं तो साथ में ये कहना चाहिए कि जितनी बरामदात कम बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारा जो आर्थिक खसारा है वो बेतहाशा बढ़ा है और ये बड़ी खतरे की सिग्नल है। तो जब रज़ाक दाऊद साहब ये कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो पहले तो ये हम एक्सपोर्ट आज भी 2011 की हद पर है, ये ख्याल रखना चाहिए। और 2011 में डॉलर था 86 रुपीज़ का, आज 53 रुपए का है। उसके बावजूद और बेतहाशा हमने मराद दी हैं, तो ये खुशी की बात है कि बड़ी हैं, लेकिन आज भी हम 2011 से नीचे हैं और हमारा तिजारती खसारा इस साल तकरीबन 20% बढ़ गया है। इसका मतलब है कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि हमारा सरप्लस की बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जून तक माइनस में चला जाएगा। ये बिल्कुल से बता दूं। और अगले साल जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होने जा रहा है, क्योंकि इंपोर्ट्स अब बढ़ेंगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, तो खुदा ना खास्ता 2022 में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा ये उस सतह पर होगा जो 2016 में था, जब बहरान का आगाज हुआ था। तो खुशी जरूर मनाएं, लेकिन ये भी तो देखें आलमी मंडी में चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट। तो इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। कामयाबी पे खुशी की ज़रूर मनाएं, मगर ये बड़ी कमज़ोर बुनियाद है, ये मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, तवील अरसे से हमारी जो बरामदात है 25 अरब डॉलर के बैरियर को पार नहीं कर पा रही हैं, वजूहात क्या हैं इसकी? देखिए, बात ये थी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये कह दिया कि जी अगर हमारी बरामदात नहीं बढ़ती तो हम समंदर पार पाकिस्तानियों पर इन्हिसार करके, मतलब रेमिटेंसेस और उनसे पैसे लेके, ये बड़ी खौफनाक बात है। मुझे तो खौफ आ रहा है। देखिए, बरामदात बढ़ेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मईशत की शरनमो गिरो करेगी। अगर यूएई और सऊदी अरब से या अमेरिका बरतानिया से रेमिटेंसेस कोई 7 अरब डॉलर ज्यादा आ गई इस साल उसके मुकाबले में, ये कोई कायम रहने वाली चीज तो नहीं है और इससे रोजगार भी नहीं मिलता। एक्सपोर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये कहना कि जी हम समंदर पर पाकिस्तानियों से कर्जे लेंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं यूरोप में भी रहा हूं और दूसरी जगह बाहर रहा हूं, समंदर पर पाकिस्तानी रेमिटेंस से जरूर भेजेंगे पाकिस्तान, क्योंकि उनकी फैमिली है। अगर बाहर 1% या आधे फीसद सूद मिलता है और हम यहाँ उनको 7% देंगे, तो वो पैसा 7% पर ले आएंगे यहाँ पर सारे सूद, लेकिन वहाँ सरमायाकारी नहीं करते, उनका मिजाज ही नहीं। तो अगर सरमायाकारी नहीं आती और महंगी शरह सूद पे लेते हैं, तो आर्जी मुश्किल तो मेरी हल हो जाएगी मुल्क की, लेकिन एक आगे चल के बड़ा मुश्किलात में आ जाएगा। ये एक जौहरी पाकिस्तान है, बरामदात का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसलिए इस पॉलिसी में नजरसानी करें। और बरामदात हमारी क्यों नहीं बढ़ रही? इसलिए कि आपकी यूटिलिटीज के नर्फ हम बेतहाशा बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारी जीएसटी है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा है। तो अगर बांग्लादेश जहाँ कॉटन नहीं होता 40-45 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है,
और हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, कॉटन भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, और हम 25 पे भी नहीं जा रहे, $25 अरब तक। इसका मतलब ये है कि बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि खित्ते के मुल्क के मुकाबले में अगर हम पीछे जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ने मेरे मुल्क को वसाइल दिए हैं, तो पॉलिसियों में तब्दीली बुनियादी शर्त है, इसके बगैर खुदा न खास्ता मुश्किलात बढ़ेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी ये कहा जाए जो पहली अच्छी खबर है वो भी कोई खास अच्छी खबर नहीं है। अब बुरी खबर की जानिब आ जाते हैं कि महंगाई की शरह की हम बात कर रहे हैं, 14 माह बाद फिर 11.1 पे अप्रैल में हमने ऐसा देखा। क्या रमज़ान की वजह से है? क्योंकि रमज़ान में हम हर साल ये देखते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, रमज़ान की वजह से भी है, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जनवरी 2021 में मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ। जनवरी 2021 में पाकिस्तान में अफराद-ए-ज़र 5.7% था, जो मुनासिब था। लेकिन उसके बाद फरवरी में हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ाए, क्योंकि टैक्सों की चोरी हो रही थी, बिजली की चोरी हो रही थी और सर्कुलर डेट बढ़ रहा था। उसको नुकसान को पूरा करने के लिए हमने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए। तो फरवरी में ये 5.7 से बढ़ के 8.7 हो गया, मार्च में ये 9.1 हो गया। तो उस वक्त तो रमज़ान नहीं था, तो 5.7 से 9 हो चुका था। अब रमज़ान में सोने पर सुहागा हो गया कि मुनाफाखोरी भी हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है, और जैसे अभी आपने इशारतन कह भी दिया कि हमारे जो लोग रोज़ेदार हैं वो सारी जो है सरहदें उबूर कर देते हैं कंजम्पशन में। तो अब ये 11 सही हो गया। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्या IMF की नई शराइत जो हैं वो भी महंगाई की बड़ी वजह हो सकती हैं? क्या मुस्तकबिल करीब में आप देख रहे हैं कि महंगाई नीचे आएगी या महंगाई जहां पर है वहीं पर मौजूद रहेगी? कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब और दीगर अरकान पार्लियामेंट भी बाहर हमें हुकूमती का जो अरकान है वो भी नज़र आए मार्केट्स में विज़िट करते हुए। क्या समझते हैं कि उन्हें पता चल गया कि महंगाई है और उसका इदराक भी हो गया, अब उसके हल की तरफ चल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे वजीरों वगैरह ने मार्च में शोर करना शुरू कर दिया था। ये बहुत बड़ा मसला है, और तो ये तो 5.7 से 9 तो आ चुका था। लेकिन पहले उसकी हम वजूहात का तयन कर लें कि हमारे यहाँ महंगाई होती क्यों है। IMF की डालना जो है ये सही नहीं है। IMF तो ये कहता है कि जी आप अपनी टैक्सों की चोरी रोकें, आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं। हम ये कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, हम हर आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते, ताकतवर तबके टैक्स नहीं देंगे। तो कहेगा भाई आप क्या करेंगे? कहते हैं जी बिजली पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देते हैं। तो ये कहना कि ये IMF की शर्त है, ये सही नहीं है। अब मैं आपसे, जब तक ये हम नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ क्यों रही है, उसकी पहली बुनियादी वजह ये है कि बदकिस्मती से पिछली हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत हो, इनकी बेशतर पॉलिसियाँ, बेशतर माशी पॉलिसियाँ ताकतवर तबकों के मुफाद में या उनके दबाव पर बनाई जाती हैं। और जब ये आप ये कहेंगे कि GST आपने बढ़ा दिया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, तो उससे तो महंगाई बढ़ेगी। एक तो ये बुनियादी चीज़ है कि और हुकूमती इदारे ताकतवर तबकों के दबाव पर, जिसको आप माफिया कह लें, अशराफिया कह लें, कार्टेल कह लें, उस पर बनाई जा रही है। चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े या कानून नया बनाना पड़े, अवाम के ऊपर बोझ डालें, ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कई कि हुकूमत की पॉलिसियाँ इसके लिए बनाई जा रही हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने तस्लीम किया कि जी हमने तो गलती की थी कुछ टिकट देने में, उसी वजह से मसला आ रहा है। लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि काबिना भी तैयार नहीं है। आपने टिकट दिए नहीं दिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो इस हुकूमत का था कि हम 100 दिन के अंदर टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे और तवानाई के में इस्लाहत लाएंगे, उसके लिए क्योंकि ताकतवर तबकों के मफाद पर जरूरत पड़ती है, तो उनकी काबिना भी तैयार नहीं है, वफाकी काबिना तैयार नहीं है, हमारी सूबाई काबिना तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है, और हुकूमती इदारे, स्टेट बैंक और FBI, उसके अलावा कई इदारों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कानून तोड़ महंगाई बढ़ी। एक तो ये बात। दूसरा, एक जुमला मैं बता दूं, बैंकारी का शोबा मईशत को खराब करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। सारी दुनिया, हमने यूरोप में भी बैंकिंग की है, कमर्शियल बैंक जो है वो कर्जे देते हैं सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए। यहाँ 2 साल में ये शुरू हुआ कि 3000 अरब रुपया हमने निजी शोबे को देने के बजाय हमने हुकूमत को देते हैं कि उनका बजट खसारा पूरा करें। 3000 अरब रुपया अब कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंक के कर्जे जो थे मुल्क में वो कम हो गए और हुकूमत के कर्जे सरमायाकारी बढ़ गई। इसका मतलब ये कि 3000 अरब रुपए अगर निजी शोबे को दिए जाते तो मेरे मुल्क में शरह तेज होती, तो महंगाई कम हो जाती। तो ये जो ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, फिर स्टेट बैंक ने ये किया, आप देखिए शरह सूद हमारा जो है 7% है। अभी आपको क्या कि अफरात-ए-ज़र 11.1% है। ये अफरात-ए-ज़र से आप शरह सूद कम नहीं रख सकते, 7% इस्तेहसाल है। ये तो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 6। और उसके साथ ही बैंकों ने ये किया कि जब शरह सूद गिराई
तो नफा नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर जो 2 करोड़ खातेदार थे उनको शरह मुनाफा जो है वो 11.25 से कम करके 5.5% पे लिया, यानी 7 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया आपने। जी ठीक। तो ये पॉलिसी है ठीक करने, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, न मेरा कमजोर मुल्क है। यहाँ अगर सही बिल्कुल ठीक है, पॉलिसियाँ ठीक कर ली जाएं तो मसाइल का हल निकल सकता है। डॉक्टर साहब ज़रा ये भी बताइएगा, जिस तरह से इशाल भी कह रही थी कि वज़ीर आज़म साहब को हमने गुज़श्ता रोज़ देखा है कि वो मार्केट में गए हैं, उन्होंने जाके देखने की कोशिश की है कि कितनी महंगाई है। वज़ीर आज़म 12 महंगाई पर काबू पाने का जिक्र भी करते रहे हैं। इस पे 2 ही नैरेटिव है, एक कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब को लोगों का बहुत ख्याल है, दूसरे कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा, आपके पास सारे नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी महंगाई है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके का चेक रखने से कुछ मईशत बेहतर होगी, कुछ महंगाई कम होगी, या फिर हमें सख्त फैसले अंदर कमरों में बैठ के ही करने होंगे, जिसके लिए हमने वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया? नहीं, देखिए बात ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो मार्च में परेशानी का इज़हार शुरू कर दिया था महंगाई का, लेकिन अब तो 9 से 11 पर आ गया। मसला ये है कि रिट हुकूमत की नहीं है, हुकूमत एफोर्ड ही नहीं कर सकती। कोशिश जरूर करते हैं, मगर जैसे मैंने आपसे कहा, काबीना उन इक़दाम के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा 100 दिन के अंदर पर मबनी पॉलिसी टैक्स की ले आऊंगा, वो नहीं लाए, तो ये काबीना ही तैयार नहीं है। और ये भी कहा था कि मैं सर्कुलर डेट को खत्म करूंगा, वो 1200 अरब से 2400 अरब आ गया। अब IMF ने दांत तेज कर रहा है, हमने IMF को ये राजी कर लिया है कि फिलहाल बहुत ज्यादा कीमतें न बढ़ाएं, क्योंकि पेंडेमिक है, तो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें। इसका मतलब ये आलमी मंडी में आप देखिए, तो कोविड-19 जब वैक्सीन आ रही है तो उसके बाद से आप एक्टिविटी बढ़ेगी, मेरे मुल्क में भी बढ़ेगी, वहाँ भी बढ़ेगी। तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ महंगाई बढ़ेगी। रमजान की वजह से जो थोड़ी बढ़ी है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई काबू में इसलिए नहीं आएगी कि जब तक आप टैक्सों की पॉलिसी नहीं बदलते, GST को 7% से 7% पर नहीं लाते, 450 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी जिसे मैं खतरा कहता हूँ वो खत्म नहीं करते, तो ये ठीक नहीं होगा। रमजान में जो बढ़ी है, अलबत्ता रमजान के बाद वो कम हो जाएगी, मगर बाद में IMF कह कर के बिजली के नर्ख बढ़ाएं, स्टेट बैंक को शरह सूद बनानी पड़ेगी, के कदर पर दबाव पड़ने वाला है। तो अगर पॉलिसियां तब्दील करते हैं, इस मुल्क की तरक्की को रोक नहीं सकता, और अगर ये नहीं करते, अरे गठजोड़ रहता है हुकूमती इदारों और ताकतवर तबकों में, और उधर IMF में, ये गठजोड़ जो है ये पाकिस्तान को आगे जाने बिल्कुल ठीक है। पॉलिसियाँ तब्दील की जाएंगी तभी पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और डॉक्टर साहब को तो महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही जब तक कुछ सख्त पॉलिसियाँ जो है नहीं अपनाई जाती हैं। GST की वो बात कर रहे हैं कि उसको कम किया जाए, और खास तौर पर सबको लाया तो इसीलिए गया है हमजा, कि पॉलिसियों में भी तब्दीली आएगी और महंगाई की शरह जो है उसमें भी तब्दीली आएगी और महंगाई ख़त्म होगी। देखते हैं आप। हाँ देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जी कि अब जो है थोड़ी सी जान ख़त्म होती चली जा रही है, अब हम थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, और गर्मी की शिद्दत भी चूँकि बढ़ गई है तो प्यास हमें बहुत ज़्यादा लग रही होती है। साथ रोज़ेदारों का कहा जा रहा है कि ये दोहरा इम्तिहान शुरू हो गया है कि सहर और इफ्तार में अब क्या खाएँ क्या ना खाएं, और क्या वो कोताहियाँ कर रहे हैं कि जिससे उनको बॉडी के अंदर कुछ कमज़ोरी फील हो रही है। मतवाज़न ग़िज़ाएँ जो हैं वो लेना कितनी ज़रूरी हैं। गर्मी के रोज़े लंबे होते हैं, इसी वजह से भूख और प्यास भी मज़ीद बढ़ा देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो हैं वो चटपटी अशिया के सजे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। जैसा कि हम बार बार बात यही करते हैं कि आप देखते हैं कि इन्वाय इक़साम के जो हैं वो खाने सजे में हैं, तो आप ये नहीं देख पाते कि भाई ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, आप बस टूट पड़ते हैं और खाना शुरू करते हैं। को भी जब हम मशरूब पी रहे होते हैं तो हम ये नहीं देख रहे होते कि जी कि ये हमारी डिहाइड्रेशन का ही सबब नहीं बन जाएंगे कि हमें पहले प्यास लग रही है फिर हम ऐसे मशरूब पी रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़ोहा सुहेल माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनको वेलकम। ज़ोहा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? तो कमज़ोरी फील नहीं ना कर रही हैं, आप तो अच्छी डाइट ले रही होंगी, हमें क्या लेनी चाहिए कि हमें भी कमज़ोरी फील ना हो? बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आपने बात की कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट है, यानी कि पानी की कमी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि रमज़ान अब गर्मियों में आ गया है, तो अब इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका हाइड्रेशन स्टेटस, पानी की कमी नहीं होगी बॉडी में, उतना आप अपने आप को एक्टिव और हेल्दी फील करेंगे। आपने जैसे बात की कि हम ऐसे मशरूब पी लेते हैं कि जो हमें लगता है कि पानी की कमी से बचाएंगे, लेकिन वो हमें पानी की कमी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी सहर की अगर मैं बात करूँ तो सहर में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल है कि जो पानी की कमी को कम करें, उसको प्रमोट ना करें। सबसे पहले जो लोग कैफीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो
ना करें, क्योंकि कैफीन एक डायूरेटिक है, ये पेशाब आवर है। आपको बहुत ज़्यादा इससे पेशाब आएगा और आपकी बॉडी में से पानी जो है वो लूज़ होता जाएगा। और गर्मी में जिस तरह से स्वेटिंग भी लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो एक तो पेशाब डायूरेटिक के फॉर्म में चला जाएगा उस तरह से, और दूसरा स्वेटिंग के फॉर्म में। तो दो तरीक़ों से आपके वाटर लॉसेस जो है रमज़ान में बढ़ रहे हैं। तो कोशिश ये करेंगे कैफीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल। जैसे हम सहरी में अचार इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नमकियात वाली चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, डब्बे में बंद चीज़ें, उनके इस्तेमाल से परहेज़ रखें। मीठे का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? मीठे का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल, सफ़ेद चीनी, ब्राउन शुगर, गुड़ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर टाइप जिस तरह से आ गया। ब्राउन शुगर, शक्कर, शहद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इससे पानी की कमी नहीं होगी शहर में। और ये कोशिश करें कि पोटेशियम रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो बॉडी में प्यास की शिद्दत को रोक के रखता है। बॉडी को प्यास तब लगती है जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ये एक सिग्नल है। चंद एक चीज़ें कौन सी हैं जो लोगों को खानी चाहिए जिनमें पोटेशियम ज़्यादा वाफर मिकदार में? उसमें हमारे पास केला है, अच्छा, खजूर है आपके पास, आलू है आपके पास और पालक है। ये चार ऐसे फल और सब्जियां हैं कि जिनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा भरपूर अमाउंट में मौजूद है। तो सहरी में इनमें से कोई भी एक चीज़ अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा दही की लस्सी या दही रॉ फॉर्म में अगर आप कंज्यूम करते हो तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पोटेशियम की एक नॉर्मल अमाउंट मौजूद है जो पूरे दिन प्यास की शिद्दत को रोके रखती है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हम लोग दही कंज्यूम नहीं कर सकते तो क्या दूध पी के हम अपनी कमी पूरा? दूध में पोटेशियम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दही में ज़्यादा आ जाता है। पनीर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे डायबिटिक लोग हैं हमारे पास, या वो लोग जिनको गुर्दों के रिलेटेड मसाइल हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट जैसे कि आलू इस्तेमाल नहीं कर सकते, केला इस्तेमाल नहीं कर सकते, खजूर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस सूरत में वो अगर पालक इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम की कमी उनके अंदर नहीं होगी। और गुर्दों वाले पेशेंट्स के लिए स्पेशली ये सारे जो फल और सब्जियां ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसमें सोडियम पोटेशियम हम दोनों कम कर देते हैं। तो जिन लोगों को गुर्दों के कोई भी अमराज है, जैसे पथरी का मसला या बंद क्राटिनिन भरे में अगर, तो वो कोशिश करें कि अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, ताकि वो उसकी रिकमेंडेड डोजेज उनको दें, और ज़्यादा डोजेज में देंगे तो गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है ज़ोहा, हमें ये बताएं कि वो कौन से मशरूबात हैं जिनका हम जिक्र तो कर रहे हैं कि जिससे डिहाइड्रेशन की जानिब हम बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम ये गलती कर रहे हैं। चंद बताएं कि हम क्या गलतियां करते हैं, कौन से मशरूब? उसमें ऐसे कि जैसे चाय कॉफ़ी की मैंने बात की, ये आपकी वाटर स्टेटस को मेंटेन करने की बजाय ख़राब करते हैं। अफ्तार में बहुत ज़्यादा लोग चीनी वाले मशरूबात लेते हैं। चीनी जो है वो पानी की कमी के सबब बनता है, क्योंकि चीनी बॉडी की एक पीएच होती है न्यूट्रल, लेकिन उसको एसिडिक की तरफ ले जाता है और वो बहुत से न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोक देता है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे शरबत का इस्तेमाल करें जिसमें सफ़ेद चीनी ना ऐड हो। सिर्फ गुड़ का शरबत अगर आप इस्तेमाल करते हो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और मैं इस टाइम पे गर्मियों के रोज़ों में सत्तू का शरबत ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। अच्छा। क्योंकि सत्तू के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी, कूलिंग प्रॉपर्टी, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अब जैसे कोरोना भी आजकल चल रहा है, तो अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त ठीक नहीं होगी तो बाहर का टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने की तरफ आ जाता है, बुखार की अलामत नजर आती है। तो उससे बचने की सी फील होती है आपको, बिल्कुल ऐसे। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि सत्तू के शरबत का इस्तेमाल करें, ताकि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ना चेंज हो और वो बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, लीमू का भी बताइएगा, हम सिकंजबीन का इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक है, वो कर लेना चाहिए इफ्तार के वक्त के नहीं? ये आपने बहुत अच्छा है क्वेश्चन मुझे, क्योंकि हम सिकंजबीन जरूर पीते हैं, लेमनेड बहुत से लोग हैं। लीमू की प्रॉपर्टी डायूरेटिक है। अच्छा। जिस तरह से ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स लीमू का इस्तेमाल करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, वो कैसे नॉर्मल होता है कि उनकी बॉडी में इजाफी नमक होने की वजह से पानी ज़्यादा जम जाता है, और लीमू की प्रॉपर्टी ये है कि वो इजाफी पानी को बॉडी से निकालता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप इमीडिएटली अफ्तार में सिकंजबीन का इस्तेमाल करते हैं, लेमनेड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी की कमी की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि लीमू की प्रॉपर्टी डायूरेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। हम बेसन की बनी हुई चीज़ें भी ज़ोहा बहुत खाते हैं, मतलब लाइक आप पकोड़े कह लें या समोसे कह लें, या बहुत सारी फ्राइड चीज़ें हम और भी इस्तेमाल करते हैं। हमें उनका इस्तेमाल कितनी हद तक कम करना चाहिए, क्वांटिटी क्या हमें रखनी चाहिए? हम बहुत ही गैर मुतवाज़न सा वो आप ले लें, इफ्तार को हम कर रहे होते हैं कि फ्राइड चीज़ें हमारे दस्तरखान पर ज़्यादा होती हैं, जो हेल्थी डाइट होती है वो कम होती है। ऐसे ही है। अच्छा, फ्राइड चीज़ों में जैसा पकौड़ों की आपने बात की, उससे बेसन बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान का कल्चर ये कि जब तक पकौड़े या समोसे नहीं होंगे दस्तरखान पे, हम लोग अफ्तार उसको समझते ही नहीं। आज तो इफ्तारी नहीं है, इफ्तारी नहीं। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं आप कि बहुत थोड़ा बेसन ऐड करें और ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करें। क्योंकि बेसन में हमारे पास सिर्फ कैलोरीज हैं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। अच्छा। सब्जियों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप बहुत थोड़ा बेसन ऐड करके अपना पकौड़े तैयार कर सकते हैं। जिस तरह अगर बैंगन की बात मैं करती हूँ तो बैंगन के पकौड़े बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं, और उनको बहुत कम ऑयल में, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1 टेबल स्पून सरसों के तेल में अगर आप स्टर फ्राई करते हैं तो वो बहुत एक हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। आपके पकौड़ों की जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी जो है वो भी हेल्दी वे में चलेगी।
होता ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा हेवीली डेंस पकोड़े, जितना बेसन ऐड होता है उसमें ऑयल और एब्जॉर्ब वो करता है, जितना कम बेसन होगा उतना वेजिटेबल ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो उसको इस तरह से अगर रखते हैं तो आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और बॉडी को कैलोरीज के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे। जब हम फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी हमारी फुल अप हो जाती है, आपको फील होता होगा कि आपने कुछ और नहीं खाना, अब आप डिनर नहीं ले सकते, अब सिर्फ आप अपने आप को हैवी फील कर रहे होते हैं। तो ये एक ख़राब सिम्टम है, ये ठीक सिम्टम नहीं है। सिर्फ कैलोरीज इकट्ठी करना हमारा मकसद नहीं है। न्यूट्रिएंट्स जिनको हम ग़िज़ाई अज्जा कहते हैं, जिसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, इनका बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ख़राब प्रैक्टिस यहाँ पर हम ये भी करते हैं कि बहुत सारे लोग अफ्तार के बाद सहर करके सोते हैं। हाँ जी, रात को सोते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे ही नींद पूरी नहीं लेते। ये एक बहुत ख़राब प्रैक्टिस है। कोशिश ये करें कि रात 11 बजे एक दूध का ग्लास कंज्यूम करके आप सो जाएं, क्योंकि रात जब हम नहीं सोते तो 12 बजे कुछ हमारी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स होने होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं जो सोने से बनती हैं। लेकिन अगर हम नहीं सोते तो ये मैकेनिज्म्स नहीं हो पाते, आपकी बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जोहर, जल्दी से हमें ये भी बता दीजिएगा कि बच्चे बड़े एक ही तरह का दस्तरखान होता है, एक ही तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, क्या बच्चों के लिए कुछ मुख्तलिफ बनाना चाहिए, उनकी ग़िज़ा को हमें इफ्तारी में और सहरी में कुछ मुख्तलिफ रखना चाहिए? बच्चों के लिए 4 न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसमें आपके पास आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम और विटामिन डी। ये 4 न्यूट्रिएंट्स मेक श्योर करें मदर्स या जो भी केयर टेकर्स हैं, सहर के वक्त ये 4 न्यूट्रिएंट्स ज़रूर दें। अब क्वेश्चन वो यूजुअली ये पूछते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें हम कहाँ से दें। तो आयरन में बेशक आप उनको सबसे पहले एक जो गोश्त का टुकड़ा है जिसमें आप रेड मीट जो है 3 आउंस हथेली के साइज जितना, वो आप बच्चों को ज़रूर दें। फॉलिक एसिड के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों को सब्जियों की तरफ लेकर, ये ग्रीन सब्जियों में हमारे पास मौजूद है, पालक में हमारे पास मौजूद है। तो पालक का इस्तेमाल बच्चों को बेशक ऑमलेट में ऐड करके दे दें, उनको प्यूरी बना कर दे दें, दही में ऐड करके दे दें, ताकि उनको नजर ना आए कि वो एक सेपरेट चीज़ खा रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर मिक्स करके दे दें। कैल्शियम की तरफ जब आते हैं तो वो हमारे पास दूध में अवेलेबल है, दही में अवेलेबल है, पनीर में, जो स्पेसिफिकली कॉटेज चीज़ है जो घर में बनती है उसको दें, और इसके अलावा विटामिन डी जो हमारे पास एग योक में अवेलेबल है। तो अगर आप ये 4 चीज़ें बच्चों को देंगे सुबह सहर के वक्त, तो उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है, जो मेंटल ग्रोथ है, जो स्केलेटल ग्रोथ है, वो नहीं खराब होगी और वो हेल्दी वे में रोज़ा भी रख सकेंगे और अपनी बॉडी को मेंटेन भी रख सकेंगे। जोहा, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जल्दी से हमें ये सारी चीज़ें समझाई और हम उम्मीद करते हैं कि अब आखिरी अशरे में कम अज़ कम की बातों पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप आई, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। इंशाल्लाह ब्रेक लें। बिल्कुल, ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।